तब मैं आपको बॉलीवुड के एक साबिक डांसर की गुफ्तगू सुनवाता हूँ, मिथुन चक्रवर्ती, राज्यसभा के साबिक मेंबर भी हैं। मैंने कल जब इनकी गुफ्तगू सुनी, यकीन माने मैं हैरान हो गया। खोपड़ी सनक गई तो फिर दूसरा हो जाएगा ना, फिर एक ब्रह्मस चला तो दूसरा ब्रह्मस चलेगा। और अगर कुछ नहीं हुआ तो हम लोगों ने सोचा एक डैम बनाएंगे और 140 करोड़ आदमी उधर पेशाब करेगा, फिर डैम खोल देगा, कोई गोली नहीं चलेगी, सुनामी आ जाएगा। बहुत ही सादा सी बात है कि अभी जो पाकिस्तान है उसको थ्रेट अभी तक मौजूद है, हिंदुस्तान की तरफ से दोबारा पाकिस्तान पर हमले का खतरा मौजूद है। और मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। हमारी खोपड़ी सटक जाएगी और हम उसके बाद ब्राह्मोस मारते जाएंगे, ब्राह्मोस पोत मारेंगे हम। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये उससे भी काम ना चला तो फिर हम एक डैम बनाएंगे, उस डैम में 1 अरब 40 करोड़ जो इंडियंस हैं वो वॉशरूम करेंगे और उसके बाद हम डैम के जो गेट हैं वो खोल देंगे और पाकिस्तान बह जाएगा। आपने मिथुन चक्रवर्ती को सुना, ये बुढ़ा डांसर जंग को भी अपनी फिल्म का एक एक्शन सीन समझ बैठा है। बड़ा दुख हुआ मुझे सुनकर कि इस कदर गैर जिम्मेदाराना बातचीत जो है, ये तो सरासर जहालत के जुमरे में आता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो 416 to 419 बिलियन डॉलर की वो वेपन प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। अच्छा, उसके साथ साथ उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड जो प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर उन्होंने वेपन प्रोक्योरमेंट की है। किसी ये है कि मिथुन चक्रवर्ती साहब जो ना बड़े अदाकार हैं और बड़ी दुनिया उनको देखती है। मेरा ख्याल है उनको ये मोदी साहब की ज़ुबान नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी लोग रंगे गए हैं। मुझे लगता है आरएसएस जो है ना उसके रंग में रंगे गए हैं। अब सबकी मत मारी गई है और सब। तो हम अक्सर सुनते हैं जी कि आरएसएस की मोनोपोली हो गई है, हम अक्सर सुनते हैं जी कि हिंदुत्व माइंडसेट वहाँ पे मौजूद है। तो ये जो पाकिस्तान आए दिन भारत को धमकियां लगा रहा है, कभी मुल्ला मुनीर कुछ कह रहा है, कभी बिल्लो रानी कुछ कह रहा है, कभी शहबाज शरीफ बुड्ढा कुछ कह रहा है भारत के बारे में कि भैया हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मुल्ला मुनीर कह रहा है कि हम मिसाइलें मारकर भारत के डैम तबाह कर देंगे। बिल्लो रानी कह रहा है कि हम भारत से 6 की 6 नदियां छीन लेंगे। शहबाज शरीफ कह रहा है कि भैया हम बहुत तगड़ी जंग करेंगे भारत के साथ में। तो इस सब को लेकर भाई मिथुन चक्रवर्ती से सवाल किया गया कि भाई ये जो पाकिस्तानी आए दिन भारत को धमकियां लगा रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मतलब आसिम मुनीर कह रहा है कि भाई हम डैम तबाह कर देंगे भारत के, और बिल्लो रानी कह रहा है हम खून की नदियां बहा देंगे और भारत से 6 की 6 नदियां छीन लेंगे। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो भाई मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि पहले तो हम पाकिस्तान के ऊपर इतनी ब्रह्मोस मिसाइलें मारेंगे, इतनी मिसाइलें दागेंगे कि भाई पाकिस्तान को धुआं धुआं कर देंगे। और अगर इससे भी बात नहीं बनती है ये तो हम एक डैम बनाएंगे और उसमें 140 करोड़ लोग जाकर पेशाब करेंगे और फिर उसके दरवाजे खोल देंगे, जिससे ना गोली चलेगी ना गोला चलेगा और पूरे पाकिस्तान में सुनामी आ जाएगी। मतलब हम भी पाकिस्तान को पेशाब में डुबा देंगे। तो मिथुन चक्रवर्ती के इस बयान से पूरे पाकिस्तान में आग लग गई है। पाकिस्तानी पागल हो गए, कह रहे हैं कि भैया हम इसकी मूवी देखते थे, मतलब हम इसकी मूवियां देखते थे और देखो ये क्या कह रहा है। मतलब यार मिथुन चक्रवर्ती का एक बयान मुल्ला आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और बिल्लो रानी की सभी धमकियों के ऊपर भारी पड़ा है। तो भाई रुला दिया है पाकिस्तानियों को मिथुन चक्रवर्ती ने। मिथुन चक्रवर्ती से सवाल किया कि जी पाकिस्तान कह रहा है जी कि अगर डैम बनाए तो हम उसे मिसाइल मार के तोड़ देंगे, या बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि अगर उन्होंने डैम बनाया तो हम 6 के 6 दरिया उनसे छीन लेंगे। तो उसमें मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि पहले तो अगर ऐसी कोई हरकत हुई तो हमारी खोपड़ी सटक जाएगी और हम उसके बाद ब्राह्मोस मारते जाएंगे, ब्राह्मोस पोत मारेंगे हम। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये उससे भी काम ना चला तो फिर हम एक डैम बनाएंगे, उस डैम में 1 अरब 40 करोड़ जो इंडियंस हैं वो वॉशरूम करेंगे। मैं यार अल्फाज नहीं बयान करना चाहता। और उसके बाद हम डैम के जो गेट हैं वो खोल देंगे और पाकिस्तान बह जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये आइडिया जो है ना ठीक नहीं है। जितना भी आप पेशाब कर लें इतना भारी इकट्ठा नहीं हो सकता। अब मैं देखो मुझे भी आपने घसीट लिया यार कसम से इस वाहियात काम में। तो इतना मेरा नहीं ख्याल कि वो पानी इकट्ठा कर सकेंगे। और दूसरी बात ये आइडिया बड़ा वाहियात है क्योंकि उसके लिए 1 अरब 40 करोड़ लोगों को बार बार एक ही जगह पे जाना पड़ेगा और इतनी लंबी लाइनें लगना और फिर अपनी बारी का इंतजार करना बड़ा डिफिकल्ट है यार। वैसे ऑनेस्टली आपने मुझे भी घसीट लिया। वैसे मैं बात बताऊं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं इंडियंस के लिए। वैसे भी रेलवे की पटड़ियों पे जाते हैं यार, जाते हैं तो डैम पे आना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ही वॉशरूम है क्योंकि होते ही नहीं इनके घरों में। लेकिन मसला ये है कि मिथुन चक्रवर्ती साहब जो ना बड़े अदाकार हैं और बड़ी दुनिया उनको देखती है। मेरा ख्याल है उनको ये मोदी साहब की ज़ुबान नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन सबकी मत मारी गई और सभी इस किस्म की फजूल और वाहियात हरकतें कर रहे हैं, वाहियात बातें कर रहे हैं। लेकिन आइडिया बड़ा बुरा है ये मिथुन चक्रवर्ती साहब को और नया आइडिया लगाएं। इसमें दम नहीं है, इसमें जान नहीं है, आप ये कर नहीं सकेंगे। बड़े अदाकार और घटिया इंसान है बहुत। मज़हब को अहमियत देते हुए हमने ये कहा कि हम भारत वो जो है वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं,
تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے جو رزلٹ ہے ہم نہیں لے سکے اور حالات خراب رہے، جس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ ایک تو ظاہری بات ہے جنگیں ہیں، دوسرا ملٹری کو کا آ جانا، جہاد کا پروجیکٹ، وہ ایک سارا ایک ٹینیور ہے. مجھے لگتا ہے آج انڈیا بھی اسی پروسیس سے گزر رہا ہے. آج انڈیا بھی بہت زیادہ مذہب کا سہارا لے رہا ہے اپنی فارن پالیسی کے اندر، اپنی اسٹیٹ کرافٹ کے اندر. تو وہ وہاں پہ بھی جو ایشو چل رہا ہے کہ پاکستان کو دیکھا جاتا ہے جس انداز سے دیکھا جاتا ہے، ایون کہ ود ان انڈیا جو گروپس ہیں جن کو ان کو بھی مذہبی لینس سے دیکھا جاتا ہے. تو ہم اکثر سنتے ہیں جی کہ آر ایس ایس کی منوپلی ہو گئی ہے، ہم اکثر سنتے ہیں جی کہ ہندوتوا مائنڈ سیٹ وہاں پہ موجود ہے، ہم اکثر سنتے ہیں کہ پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ کس طرح ان کی جو فورن پالیسی ہے وہ پاکستان کو لے کر کے، یا ان کے جو سٹرکچر جو ہے وہ پاکستان کو لے کر کے کس طرح دیکھتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہم نے بہت زیادہ مذہب کو انکارپوریٹ کیا سٹرکچر کے اندر، پالیسی سرکلز کے اندر، تو بہت زیادہ ہم انڈیا کے قریب نہیں ہو سکے. پھر ہم نے کیا کیا کہ ہماری مشرف کے بعد چیزیں تھوڑی بہتر ہوئیں اور ہم نے وہ جس کو انلائٹنڈ ماڈریشن اور پھر باقی چیزوں میں چل پڑے تو بہت زیادہ بہتری آئی چیزوں کے اندر. انڈیا کے اندر یہ تھا کہ وہ سیکولر سٹرکچر زیادہ تھا اور اب وہ ایک مذہبی فریم ورک میں اپنے آپ کو ڈال بیٹھے ہیں. تو وہاں پہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک چیلنج ہے اب اور اس سے نکلنا مشکل ہے، کیونکہ انڈیا میں اگر کچھ رائٹسٹ ایلیمنٹس ہیں تو وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو کہ جو ایک ریلیجس آئیڈیالوجی ہے یا جو ایک ایکسٹریمسٹ تھاٹ ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. انڈیا میں اگر کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو بے شمار ہندو اس کی حمایت میں بات کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیے کہ جہاز میں ایک ہوائی جہاز تھا، اس میں کوئی مسلمان تھا اور وہ کچھ پینک ہو گیا تو اس کو کسی نے تھپڑ مار دیا تو وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے وہاں پہ. اس کے برعکس آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں جو کچھ ہندوؤں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہندو لڑکیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، احمدیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، مسیحیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کتنے مسلمان یہاں پہ کھڑے ہو کے ان کے حق میں بات کرتے ہیں. بستیوں کی بستیاں جلا دی جاتی ہیں، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، زندہ جلا دیا جاتا ہے. کتنے لوگ آواز بلند کرتے ہیں اس کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں تو دیکھیں نا، یہ تو جیسے وہ ایک دن آپ سے بات ہو رہی تھی کہ وہ پولیٹیکل سلوگنیئرنگ کافی ہوتی ہے، تو انڈیا میں جی وہ پاکستان کے بارے میں بات ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو بڑے بڑے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ یہ کہتے رہے جی کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے. یہ تو بڑا ایک عام سا نعرہ سننے میں آیا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، ایک انٹروسپیکشن کرنی چاہیے، ایک سول سرچنگ کرنی چاہیے کہ یار ہمارا کیا کردار رہا ہے رائٹ فرام دا انسیپشن آف دا اسٹیٹ اوور دا ایئرس. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا ہمیں اپنے کردار کو اور اپنے رویے کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ.